अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं अरूज काज़मी और आज हम पाकिस्तान टेलीविज़न की 59 एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, 18 नवंबर से 26 नवंबर तक आपकी और हमारी रोज़ाना मुलाकात होगी, वो भी दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। और पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपनी इस स्पेशल ट्रांसमिशन का नाम रखा है सफ़र मोहब्बतों का। मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान टेलीविज़न के अजीम तरीन शख्सियात से और करेंगे उनसे मज़े मज़े की बातें। जी हाँ, मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको दिखाएंगे आपकी यादों के हसीन मंजर, जिसमें ड्रामास के सीन हैं, गाने हैं और मज़ाया खाके भी हैं। तो आइए मोहब्बतों के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और मिलवाते हैं हम आपको आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। हमारी आज की जो पहली मेहमान है वो बहुत ही बासलाहियत शख्सियत की मालिक हैं, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ बीइंग अ प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविज़न से किया। इन्होंने बेहद शानदार म्यूज़िक शोज़ पेश किए, यही नहीं बल्कि बहुत सारे सिंगर्स को इन्होंने टीवी चैनल पर इंट्रोड्यूस कराया। और जब बात आई ड्रामास की तो इन्होंने वहाँ भी अपनी एक अलग पहचान बना ली, जिसमें वो इंतहाई कामयाब रहीं। और अपनी उसी पहचान को कायम रखने के लिए इन्होंने अपना एक ड्रामा चैनल भी बनाया, जिसे वो आज भी बड़ी इनफरादियत और मेहनत के साथ चला रही हैं। जी चलकर मिलवाते हैं हम आपको अपनी पहली मेहमान से, जिनका नाम है मोहतरमा सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी आज की दूसरी मेहमान जो हैं बड़ी बाकमाल शख्सियत की मालिक हैं। इनकी खनकदार आवाज़ ने टेलीविज़न प्रोग्राम्स को हमेशा 4 चांद लगाए हैं। सिंधी या उर्दू ज़बान के टॉक शोज़ हों, म्यूज़िक शोज़ हों या फिर क्विज़ शो हों, हर शो इनकी काबिलियत का मुँह बोलता सबूत है। चलकर मिलवाते हैं मोहतरमा मेहताब अकबर राशिदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की खसूसी नशरियात की तीसरी मेहमान एक अदाकारा हैं, जो सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा के पहले ड्रामे में पहली बार मुतारिफ हुई और उस टाइटल रोल में एक ऐसी जानदार किरदार निगारी की कि लोगों के दिल मोह लिए। और फिर एक के बाद एक ड्रामा इनकी शोहरत में इजाफा करता रहा। बहुत सारे शोज़ की होस्टिंग भी की, मेज़बानी भी की। तशरीफ़ रखती हैं हमारे साथ मोहतरमा गज़ल सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अरूज। कैसी हैं आप? ठीक है। मुझे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये करना है कि आप लोगों का पीटीवी में, मैम आपसे पूछूंगी कि आपका पीटीवी में पहला दिन कैसा था? मैं कंपेयरिंग करती थी। अच्छा, तो हाँ उनके प्रोग्राम में मैं भी आई थी। तो मेरे प्रोग्राम में ये भी आई थी। हाँ, सीरियसली आप शम्स अब्बासी आई थी। एजुकेशन पे प्रोग्राम था। एजुकेशन पे प्रोग्राम। फिर उसके बाद कैसे आप प्रोडक्शन की तरफ चली गई? मुझे शौक़ तो था, ज़ाहिर जो भी मैं कंपेयरिंग करती थी वो खुद लिखती भी थी, मैं चीज़ें भी करते थे। तो उसके बाद जहाँ यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी खुली डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, तो मुझे भी इन लोगों ने कहा आप भी अप्लाई करें, तो मैंने कर दिया। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ख्याल नहीं और था। एक्सपीरियंस भी नहीं था? हाँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का तो एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि सिलेक्शन हो रही थी उस वक्त। तो फिर मैंने अप्लाई किया और सिलेक्ट हो गए। उसके बाद हमारा कोई 14 मंथ का हमारी ट्रेनिंग भी चली। उसमें बहुत लोग थे, गज़नफ़र था, शुएब था, दूसरे इस तरह के लोग थे और बाकायदा उस वक्त बड़ी ट्रेनिंग होती थी। तो वो ट्रेनिंग हुई। उसके बाद बाकायदे रिटन टेस्ट, वाइवा, ये दोनों होते थे, वो हुए। फिर उसमें हम सिलेक्ट हुए। मेरा ख्याल है कोई 35-34 लोग थे, लेकिन उसमें 3-4 लोग ही प्रोड्यूसर बने, बाकी असिस्टेंट। नाइस। मैम मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, आप एंकर पर्सन भी रह चुकी हैं, आप होस्ट भी रह चुकी हैं, उसके अलावा आपकी वाबस्तगी पॉलिटिक्स से भी है, तो आपका पीटीवी में पहला दिन कैसा था? पता नहीं, बहुत ही अच्छा ही था। बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है कि पहला दिन जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। मतलब ये कोई हमें न खौफ था न डर। इसलिए कि मैं रेडियो पर भी पार्टिसिपेट करती रही हूँ, तो खौफ तो उधर होना चाहिए जहाँ आप आवाज़ के ज़रिए लोगों तक पहुँचते हैं। यहाँ तो आपका चेहरा पहुँचता है ना जी। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें छुप जाती हैं। हमारे हाथ चलते हैं, लोग चेहरा देखते हैं, आपके एक्शंस होते हैं, तो आपकी गलतियाँ भी बहुत सारी छुप जाती हैं। रेडियो पर इसकी माफ़ी नहीं होती। रेडियो पर तो जो लफ्ज़ जा गया वो गया। और पहले तो हमने तो वो प्रोग्राम किए जो लाइव जाते थे, हमने ड्रामे किए जो लाइव जाते थे, जिसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं होती। तो इसलिए टेलीविज़न ऑफ कोर्स उस ज़माने में
एक ही होता था टेलीविज़न, और मेरे दोस्त चूँकि मौजूद थे, अब्दुल करीम बलोच साहब थे जो वो खुद रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से आए थे, उन्हीं के कहने पर मैं आई थी। फिर एक प्रोग्राम हुआ था कि उन्होंने हमें एज अ गेस्ट बुलाया, तो मतलब ये कोई हम इससे ज़्यादा मरूब नहीं थे। हाँ, मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह मेहताब कह रही है कि हमारे लिए कोई ऐसी अचंभे वाली और चौंकने वाली चीज़ नहीं थी। और दूसरा, पहले जो भी होता था हमें पूरी ब्रीफिंग होती थी और हमें पता होता था, हम बड़े प्रिपेयर होके आते थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या कहने जा रहे हैं। तो फिर लेकिन सुल्ताना, हमारी एक और ट्रेनिंग तो हमारे कॉलेज में हुई थी। हमारे कॉलेज में टेबलोज होते थे, ड्रामे होते थे, म्यूजिक प्रोग्राम्स होते थे, डांस होते थे, डिबेट्स तो हम होते वहाँ परफॉर्म करते थे। ये भी परफॉर्म करती थी, मैं भी परफॉर्म करती थी, फहमीदा रियाज परफॉर्म करती थी। हमने उन स्टेजों से इतना सीखा कि हमें ये तो उसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि आप लाइव ऑडियंस के सामने बात करते हैं और बोलते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए ये जो था हमारे लिए वन स्टेप फर्दर था, जिसमें रोशनियों की दुनिया है, माइक है, प्रेजेंटेशन है, कैमराज हैं, लेकिन बहुत अच्छा, वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द पीपल जो उस वक्त वहाँ मौजूद, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पॉलिश होके आए थे। सही बात कह सकते हैं, वरना कैसे आते? पॉलिश कह दें या ट्रेनिंग कह दें कि एक किस्म की हमारी हो गई थी कॉलेज में, और करते रहते थे ये सारी चीज़ें। तो लेकिन फिर भी कैमरा और लाइट जब होती है उसका थोड़ा सा खौफ कह दें या कॉन्शियस बंदा हो जाता है। प्रेशर, हाँ, प्रेशर से ज़्यादा बंदा कॉन्शियस होता है कि मैं सही खड़ा हूँ, ठीक Exactly. हूँ, नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सारी दुनिया इसको देखेगी। लेकिन ठीक था, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और ये तो वैसे ही डिबेटर भी थी सब, मैं भी थी डिबेटर, लेकिन ये तो बहुत अच्छी थी। तो आई थिंक मतलब इतना वो नहीं तो था। व्यूअर्स, चलते हैं हम सुल्ताना सदीकी साहिबा के तस्वीरों पर मुश्तमिल एक मोन्टाज देखते हैं। मैं इस पे एक बात ज़रूर कहूँगी। जी बिल्कुल। देखें, पहले ये होता था कि अब तो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि हर चीज़ आसानी से हो जाती है। अब तो ये होता है कि कार माउंट भी होता है तो आप उस पर कर लेते हो। उस वक्त जो जहाँ मैं एक जीप पे बैठी हूँ, वो चलती हुई जीप में मैं स्क्रिप्ट लेके बैठ के बता रही हूँ, और जो हमारा कैमरा पर्सन था ताहिर, वो बैठा है जीप के ऊपर, और चलती हुई जीप में हम लोग ये कर रहे थे कि कैमरा भी पकड़ी हुई, कैमरा माउंट की तरह। तो ये सारी चीज़ें उससे हमने बड़ा लर्न किया। वाओ। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा थी नहीं। तो जो मैंने अपनी ये तस्वीर देखी है तो मैं सोचती हूँ क्या आप लोगों ने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में काम किया है, क्योंकि अभी तो टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ आसान कर दिया है। बल्कि ये मैं समझती हूँ कि लर्निंग का बहुत हमें मौका मिला। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अभी सब कुछ आई बिलीव डिस्पोजेबल चल रहा है। अब तो ये होता है ना कि आपको टेलीफोन नंबर या रास्ता भी कोई है तो गूगल कर लिया। अब पहले तो रास्ते भी हम जो है याद रखते थे और करते थे, और अब तो कोई ऐसे नंबर कोई 15 तो याद होंगे, अब 2 नंबर से ज़्यादा कोई याद ही नहीं है, फ़ौरन आप निकालते हैं कि। हम लोग चलते हैं मेहताब अकबर राशिदी साहब की तस्वीरों पर मुश्तमिल एक मोन्टाज देखने। ज़रूर ज़रूर ज़रूर।
वो कहते हैं ना किन्ना सैणू सोना तेनू रब ने बनाया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकातें। लेकिन वो जो बच्चों के साथ हम प्रोग्राम करते थे वो क्या एक ऐसे जैसे आपकी नई रूह खुल जाती थी हमारे अंदर। और वो बच्चे चिमटते थे। दुरैद जो है मेरे यहाँ आके सो जाता था। वो 2-2 प्रोग्राम हम करते थे हफ्ते के, क्योंकि मुझे हैदराबाद से आना पड़ता था। तो ये फिर 2 हफ्तों की रिकॉर्डिंग हो जाती थी। तो वो बच्चा बेचारा मेरी गोद में बैठा हुआ है, वो वहीं सो जाता था। चले अब गजल से भी कुछ पूछूं। मैं आपकी तरफ ही आने वाली थी। मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मैं यहीं बैठी हुई। गजल साहिबा, मैं आप ही की तरफ आने वाली थी। मेरा आपसे वही सवाल है कि आपका पहला दिन कैसा था पाकिस्तान टेलीविजन में? देखिए, मेरा पहला दिन, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके सवाल पूछने का। पहला दिन जो है वो बहुत ऐसा था कि मैं घूमने के लिए आई थी बेसिकली अपनी फ्रेंड्स के साथ। वो एक होता है ना कि स्कूल कॉलेज की लाइफ में आपको कहीं से कोई चांस मिल गया कि रिकॉर्डिंग देखने का, और पीटीवी तो एक ऐसी जगह थी। तो आपको शौक नहीं था? मुझे तो पता ही नहीं था, शौक की तो बाद में बात है। मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो पीटीवी के अंदर दाखिल होना एक बहुत बड़ा एक टास्क होता था। तो हमें कहीं से पासेस मिली, हम आए रिकॉर्डिंग देखने के लिए, और वहाँ लकीली सुल्ताना आपी ने मुझे देख लिया कॉरिडोर में। और सुल्ताना आपी के पास एक कोई आंख है ऐसी जो वो पहचान जाती हैं। तो उन्होंने मुझे देखकर पूछा कि आप मेरा ड्रामा करेंगी? आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि कोई मुझे ऐसे इतना बड़ा कोई चांस मिल सकता है, यानी कि कोई भी आपको ड्रामा ऑफर करे थे, इतने बड़े डायरेक्टर। तो खैर उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, और बस करते करते मैंने फिर बहुत दफ़ा मैंने ये बातें की हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। इन शॉर्ट के बस कर लिया वो प्ले। और उस प्ले में जो है वो सुल्ताना आप अभी जब कह रही थी कि कैमरा से कॉन्शियसनेस और सारी चीज़ें, मुझे तो यकीन करें ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, एक तो क्योंकि सुल्ताना आपकी एक फीमेल प्रोड्यूसर, उनकी वजह से मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा पीटीवी में किसी तरह से काम करने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियों के लिए पीटीवी पर काम करना, इजाज़त लेना, ये भी एक बड़ा टास्क था। तो सुल्ताना आप ही की वजह से मुझे एक बड़ा मतलब कि अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एक फीमेल प्रोड्यूसर है, वो आपको बिल्कुल परों में। मतलब सुल्ताना भी की आदत है अभी भी, किसी भी लड़की से पूछ लें, ऑनेस्टली बता रही हूँ, उनको ऐसा लगता है कि हम इतने प्रोटेक्टेड माहौल में काम कर रहे हैं, सुल्ताना भी यूँ उनका ख्याल रखती हैं। तो इनकी आदत शुरू से ही इसी तरह से थी, तो मैं बड़ा एक उस तरह से फील करती थी कि हाँ कोई प्रोटेक्ट करने वाला है। मुझे तो कैमरा से कभी डर नहीं लगा, ना ही उन्होंने मुझे कभी मतलब फर्स्ट टाइम आपने कैमरा फेस किया और आप शाय नहीं थी? क्योंकि सुल्ताना आपी ने तो मुझे शुरू से ही मतलब सिखाया कि कैमरा तो कुछ है ही नहीं ना, आपने एक्टिंग करनी है। वाह। और वो पहला प्ले था जिंदगी जैन जो ना हुआ, केयर शौकत साहब का, ऐसी रोई थी मैं तो बस उसके बाद रोती रही बहुत सारे ड्रामों में। मुझे हमेशा ये शौक रहा कि नए लोगों को मैं इंट्रोड्यूस, जो अभी तक यही करती रहती हूँ, नए प्रोड्यूसर हो, नए डायरेक्टर, नया चेहरा, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने इससे कहा, लेकिन अच्छी लगती है, लगी थी, फिर अभी फिर और अभी भी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो एनीवे आपको नज़र आ जाता है ये न सिर्फ अच्छी थी लेकिन बड़ी ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट। मैं ये कहती हूँ कि वो आर्टिस्ट आप देखें, मारवी इसका पहला था, और जो उसने काम किया वो आज भी लोगों को याद है, और आज भी लोग इसे मारवी के नाम से पहचानते। तो मतलब थोड़ा प्रोड्यूसर का भी हाथ होता है कि किस तरह, यानी जो डायरेक्टर उस वक्त कहते हैं कि आप उनको कंफर्टेबल कैसे रखते हैं माहौल में, और फिर उसको किस तरह समझाते हैं। मैं ड्रामों को यूँ समझती हूँ कि ड्रामे में जब तक आप कैरेक्टर को न निकालें तो ये कैमरा जो ऊपर नीचे साइड शॉट्स ये कुछ नहीं है। ट्रू, जब तक आप दिल से फील नहीं करें। जो एक्टिंग, और सुल्ताना भी ये जो आपने बात कही कि किसी भी डायरेक्टर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो आर्टिस्ट को कंफर्ट लेवल में ले आए। ट्रू, अगर आप डराती मुझे, या कुछ होते भी हैं जो कि बहुत हार्श तरीके से बात करते हैं या बहुत लाउड हो जाते हैं आर्टिस्ट पे, तो वो बेचारा जो काम करने वाला होता है वो, और वो भी उसका टैलेंट खत्म हो जाता है।
मतलब आपको बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शी इज़ टू मच ब्रिलियंट, राइट? नहीं, मेहनत तो यकीनन करनी पड़ी। पहले हम लोग मेहनत भी करते थे, डायरेक्टर भी मेहनत करता था और आर्टिस्ट भी करता था। जो दिनों हम इनसे रिहर्सल कराते थे होती थी। अनफॉर्चुनेटली अभी ये नहीं हो रहा है। अब ओवरनाइट हमारे लोग जो हैं वो एकदम हीरो हीरोइन बन जाते हैं। बेशक बच्चे सुने, मैं कोई तंज नहीं कर रही, लेकिन ये आर्ट का काम जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। ये जब तक यहाँ तक आप उसको फील नहीं करें तो आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। बिल्कुल। तो ये वाली बात थी कि लोग फील करते थे, रिहर्सल करते थे। मैं आपको बता दूं कि जैसे इसने कहा ना, टेलीविज़न में लोग आते हुए ज़रा डरते थे। हकीकत में जो भी मीडिया है ना, ये है ही लड़कियों का काम, क्योंकि जो अल्लाह मियाँ ने इनको बनाया है वो क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी है। तो जितनी क्रिएटिविटी औरत के अंदर होती है वो किसी के साथ नहीं होती। तो मैं ये समझती हूँ, लेकिन हमारा मुआशरा ऐसे रहा है कि उस वक्त तो मर्दों को भी मीडिया जो है कोई अच्छा नहीं लगता था। इस वक्त मैं ये बात इसलिए करूँगी कि मेरे जहन में ये चीज़ चलती रहती है कि मैं लोगों को बताऊँ कि इससे ज़्यादा आपको अच्छा काम, और बल्कि काम, ये इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप एडिटिंग कर सकती हैं, कैमरा कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं वो आएँ इसमें। बिल्कुल। और फिर ये नहीं, मीडिया सिर्फ ये नहीं है कि स्क्रीन यानी टीवी, आपका डिजिटल मीडिया है। अब तो इतनी आसानी हो गई है कि हमें अगर टाइम ना भी मिले, पहले ऑडिशन लेते थे ना, अब तो ये होता है कि अगर वो अपनी पिक्चर, अपनी ऑडिशन लेके भेज दें तो वो भी आसानी है। मैं आपके शायद कुछ और सवाल होंगे, लेकिन मुझे ये था नहीं, ज़रूर कहूँ। नहीं, बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि लोगों को मौका मिले। इनके पास एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी। कैसे हुआ आप लोगों को नहीं पता होगा, हमें पता होगा। एक दफ़ा तो ये पकड़ के मुझे, हम जो है एक प्रोग्राम कर रही थी कहीं इब्राहिम हैदरी में, मैं दफ्तर में बैठी हुई हूँ मीटिंग में, म्यूजिक का प्रोग्राम, इसके काम सुनो, म्यूजिक का, और पता नहीं सेक्रेटरी थी और वो थी कौन सी शाजिया खुश्क और ऑडियंस के साथ और उनकी जो जी वो थी अनाउंस, वो मॉडरेटर वो गुम। तो मुझे करके अब दफ्तर में फ़ोन करिए, जल्दी आओ, मुझे कोई नहीं मिल रहा है। मैं कहा मैं मीटिंग में हूँ। तो कहती मैं नहीं जानती मीटिंग में हो तुम, मैंने इब्राहिम हैदरी देखा नहीं था भाई। मैंने अपना ऑफिस बंद किया, मैं कहा मैं जा रही हूँ। बहुत रूप से मैं निकली और ड्राइवर से करी इब्राहिम हैदरी देखा है? तो जी बेटा देखा है, चलो। उसके बाद मैं गई तो कहती इधर आओ हमें उसके कश्ती के पीछे बैठ के इसने मेरा थोड़ा बहुत मेकअप किया। अच्छा, आपको इतना एतमाद था ना। एग्जैक्टली। तो इस तरह के काम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन अभी हमारी ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, उसके बाद वापस आइएगा। लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ और जानना है और बहुत कुछ दिखाना भी है। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी, तो हम वापस आ चुके हैं और जैसे आप जानते हैं कि हम बहुत मज़े की बातें कर रहे थे, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जी, एक बात ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमारी आदतों को बिगाड़ दिया है। क्योंकि अब हम कहीं भी जाते हैं वक्त की पंक्चुअलिटी नहीं होती और हमें यहाँ ये सिखाया गया, रिहर्सल्स नहीं होती हैं जो कि हमें यहाँ पर सिखाया गया। कैरेक्टर को समझना, पहले जब रिहर्सल्स होती थी, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक प्राइवेट प्रोडक्शन का कोई ड्रामा किया था, उसमें ऐसा रोल था कि मैं कोई फ़कीर नहीं बनी थी। तो जब फ़कीर आया, मेरा हस्बैंड आया कहीं और से, तो हमारी पहले मुलाकात नहीं हुई थी। और जब हमने रिकॉर्डिंग शुरू की तो मेरा एक्सेंट डिफरेंट हो रहा है, उसका एक्सेंट डिफरेंट हो रहा है। वो कि हम दोनों एक ही इलाके से वाबस्तगी दिखाई गई थी हमारी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी जो डिटेलिंग है ना, और हम कहीं जाते थे, 3 कैमराज होते थे, हम एक टेक देते थे, और अब वो नहीं होता। अब तो ये हाल है, ये आलम कहना चाहिए कि हम दीवारों को देख के अपने क्लोजेस दे देते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब फिर आप सोचें कि कहाँ से वो एक्टिंग आएगी, कहाँ से। तो पीटीवी जो इंस्टीट्यूट
हमारा रहा है उसमें हमारी आदतें भी बिगाड़ी हैं। तो हम इसी बात पर चलते हैं आपका ड्रामा सीरियल मारवी के ऊपर जो शोरील बनाई है वो देखने। ये सब कुछ तुम्हारा है बेटा, ये तुम्हारे लिए है। मेरे कंधों पर इतना बोझ डालते हुए आपको जरा भी रहम नहीं आता? हाँ आता है बेटा, लेकिन बेटे पैदाई इसलिए की जाते हैं ताकि उनके कंधों पर अपना बोझ रखा जाए। कल जब वो बड़ी अफसर बन जाएगी तो तेरे ये लोग मेरे दरवाजे के बाहर लूस लूस करेंगे। भले लूस लूस करेंगे, बड़ी अफसरानी बनेगी, फिर तू बेटी की कमाई खाएगा। इससे तो अच्छा है कि डूब के मर, डूब के मर। ओफो मारवी, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम थर के किसी पुराने सूखे हुए कुएं की कोई पुरानी सी रूह हो। जिंदगी की इन हंगामा आराइयों में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती लैला, क्योंकि जिन छोटी छोटी खुशियों को तुम रौंद कर चली जाती हो वो हमारे लिए सितारों की मानिंद होती हैं। टके टके के लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। लड़कियों के मुंह में तो जैसे जुबान आ गई है। ऊपर से तुमने इस बेहयाई के साथ अपनी छोकरी को शहर भेज दिया है पढ़ने के लिए। मोहब्बत ही कब थी तुम्हें मुझसे? इसीलिए तुमने मुझे उठवा लिया। हाँ, मेरे अपने गोद से। कितनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत। तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने उसे उठाया था तुम्हारे लिए, वरना मेरा भी कर्जा निकलता उसकी तरफ। चाहूं तो वसूल कर सकता हूं। और दूसरी अहम बात यह है कि एक बार उठाई हुई लड़की को उसके वर्षा भी कबूल नहीं करते। अब अगर ये बच भी गई तो इसको इतनी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा आप जैसे शरीफ लोगों को अदालत में शर्मिंदा ना होना पड़े एक मामूली लड़की की वजह से। देखिए आप गलत कह रहे हैं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह कीचड़ उछालने का। आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप झूठ बोलते रहे हैं उन लोगों के लिए जो बाहर जाकर आपकी जेब गर्म करेंगे, और हो सकता है कि आपके बाजार में दाम भी चढ़ जाएं, लेकिन आप इस आवाज का गला नहीं घोंट सकेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ मेरी आवाज है बल्कि उन सब लोगों की आवाज है जो आज ना सही कभी ना कभी आपकी और आप सब लोगों की आवाज का गला घोंट देंगी। क्या बात है। ब्रिलियंट लग ही नहीं रहा है कि ये उसका पहला ड्रामा है। वंडरफुल वंडरफुल। क्या एक्टिंग की है तुमने। और महानूर का भी पहला प्ले। वेरी नाइस किया था उसने सिंगल प्ले, लेकिन ये जबरदस्त। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आप तीनों से। आप लोग तीनों का ताल्लुक सिंध से है, तो रीजन के हवाले से जो प्रोग्राम्स होते रहे हैं उसके बारे में कुछ आप लोग बताएंगे? मैं समझती हूँ कि उससे खूबसूरत प्रोग्राम अभी उस तरह सिंध के जो नहीं हो रहे हैं, जो प्राइवेट चैनल्स पे भी दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो भी मैं समझती हूँ कि जो यहाँ पे पीटीवी में होते थे उससे खूबसूरत नहीं हुए। आप रोशन तारा देख लें, आप मारवी मैंने पहले सिंध में किया, इसने अपने मोतियन माला और बहुत। अब मैं देखती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों इन चीज़ों का फुकदान है या कमी है, अब नहीं हो रहे उस तरह से। और वो एक्चुअली सिंध की औरत ये है और वो जो आपने मारवी में देखी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिंध की औरत सिर्फ मार खाने वाली औरत नहीं, गालियाँ सुनने वाली औरत नहीं। सिंध की वो रोल मॉडल्स, उन पर कहानियाँ बननी चाहिए, ताकि हमारी नूरुल शाह साहिबा, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो देखने वाले हैं हमें, वो कुछ तो अच्छी चीज़ें लें उनके से। सिंध में सबसे जो अच्छी और मजबूत चीज़ है वो डाइवर्सिटी है। अगर आप यहाँ कराची में हैं तो ये बच्ची कराची में पैदा हुई, इसको नहीं पता होगा कि हैदराबाद में क्या होता है, इसको नहीं पता होता मैं तो लाड़काना से आई हूँ तो क्या उसकी कोई अलग चीज़ है। मुझे इसका मतलब मेरा एक्सपीरियंस इनसे अलग है, ठीक है। तो हमने उन तमाम चीज़ों को फिर एक जगह जब अपने तालीमी इदारों में गए तो हमें मौका मिला, तो हम उन तमाम चीज़ों को लेकर जब यहाँ आते हैं तो जो सुल्ताना बात कर रही हैं कि उस वक्त का जो मयार था चीज़ों का, आज हर चीज़ होते हुए भी आपका टैलेंट
खड़ा हुआ है लाइन में, मुझे ले लो, मुझे उठा लो, मुझे कर लो, लेकिन वो परखने वाली नजर नहीं है। बिल्कुल परखने वाली आँख। ये तुमने बड़ी अच्छी बात की। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है बदर, तो मैंने कहा कि बदर क्या है, आर्टिस्ट बड़े कम हो रहे हैं, इतने टेलीविज़न खुल गए और चैनल्स खुल गए तो आर्टिस्ट बड़े कम लग रहे हैं, डायरेक्टर नहीं मिल रहे। उसने कहा आर्टिस्ट मिल जाएंगे, डायरेक्टर मिल जाएंगे, लेकिन वो जो चीज़ जो परखने वाली आँख है, जो ये चीज़ें करती थी, वो कब मिलेगी? मुझे बिल्कुल सही बात नहीं, उसमें ये बहुत जल्दी हर चीज़ जल्दी चाहिए, जल्दी अच्छा मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। आपको जैसे कैरेक्टर है, अब इसने अगर उसको देखा, वो एक लड़की घूमने आ रही है टीवी स्टेशन, उसने कोई तो चीज़ उसने देखी होगी ना कि उसको ऑफर कर दिया, और वो अपने आप को टटोल रही होगी कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन आप इसके एक्सप्रेशन देखें, आप बहुत तो लगता नहीं है कि इसका पहला प्ले है, दिस इज नेचुरल, लेकिन उसको फिर आगे बना के संवार के पेश करना, ये फिर डायरेक्टर का काम होता है। सुल्तान, आपने मॉर्निंग शो किया, मैंने उससे पहले कभी मॉर्निंग शो नहीं किया था, लेकिन वो आपको लगा कि मैं कर सकती हूँ लाइव शो, तो कितना अच्छा था वो। और हम इसको बैठ के कहते इस पर मौजू पे बात करनी है, उसका ये, और वो मॉर्निंग शो जो थे मीनिंगफुल थे। उसमें क्या था, हमारे पीछे एक मकसद था, मकसद ये कि भाई बच्चे चले जाते हैं स्कूल, मर्द लोग चले जाते हैं ऑफिस, औरत घर में बैठी हुई है, वो सुकून से बैठी है, चाय का कप ले रही है, तो क्या वो सिर्फ गाने सुनेगी? नहीं, उसको और बहुत सारी चीज़ें सुननी है, उसके कोई नफ्सियाती मसाइल होंगे, उसके सेहत के मसाइल होंगे, उसके बच्चों के कुछ इश्यूज़ होंगे, तो हम बातों बातों में वो तमाम चीज़ें, डॉक्टर को बुला लिया, माहिर नफ्सियात को बुला लिया, आर्टिस्ट को बुला लिया, गाने भी हो रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, और बहुत बामानी गुफ्तगू हो रही है। तो वो वाले जो मॉर्निंग शो थे, वो बहुत बामकसद होते थे, बजाय इसके कि ये जोड़ा ले लो, ये जूती ले लो और ये ले लो, उसने फिर चीज़ों को ख़त्म कर दिया। एक्चुअली मैं समझती हूँ ये मीडियम इतना खूबसूरत है कि इसको जिस तरह भी आप चाहें अपने मुआशरे को मोड़ सकते हैं, लेकिन पीछे लोग उस तरह होने चाहिए कि क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं चीज़। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाली जो तुम बात करती हो, हम परवरिश करते थे अपने हम टीवी में भी, तो मैंने तो जब भी शुरू किया कोई भी प्रोग्राम, चाहे आप मारवी देखें या आप धनक देख लें जो मैंने नाज़िया हसन क्या किया, या उसके पीछे मुझे एक पर्पस था कि मैंने लोगों को निकालूं, लोगों को समझाऊं कि ये अच्छी प्लेस है, और वो मैंने कर लिया। मैंने अपना माहौल, जब मैंने चैनल भी खोला, वो सब्जेक्ट्स उठाए जो मुआशरे के थे, हमने उडारी किया चाइल्ड अब्यूज़ पे, या कंकर किया कि आप जो डोमेस्टिक वायलेंस पे, इस तरह के सब्जेक्ट। मैं ये नहीं कहती हूँ सिर्फ हम, इवन मैं न्यूज़ की बात करती हूँ, मैं कुकिंग की बात, किसने खोला कुकिंग चैनल? क्योंकि एक खातून थी, इसीलिए कहती हूँ ख़वातीन ज़्यादा हैं, कि आपने जब कुकिंग चैनल खोला, उससे पहले छुट्टी होती थी तो लोग अपनी बच्चियों को कहीं ना कहीं भेज देते थे कुछ सिखाने के। अब लोग मुझे कहते हैं कि अब हम इतना सीख रहे हैं, एक और चीज़, माइंड सेट चेंज करना, वो हमने बड़ी कोशिश की कि माइंड सेट को चेंज किया जाए, जो हुआ। तो ये मीडिया पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये सब चीज़ मैं ये कहूँगी कि इधर से सीखे हैं। बिल्कुल, हम यहीं से तो सीखे हैं, हमारे चेहरे को लोगों ने यहीं से तो पहचाना है। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको किस टाइप के शोज करने में मजा आता था? किस तरह के? हाँ जी, किस इंटरेक्शन हो जिसमें। लेकिन इंटरेक्शन के अलावा जो एक प्रोग्राम होता था अपनी बात, जिसमें मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं सिर्फ कैमरा में देख रही हूँ, इसमें देख रही हूँ और मैं इससे बात कर रही हूँ, लेकिन फिर एट द बैक ऑफ माई माइंड ये होता था कि मुझे हज़ारों लोग देख रहे हैं, मुझे कितने लोग देख रहे हैं। सही। तो मैं अपने लफ्ज़ों से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने चीज़ों से उन लोगों से बातें करती थी जो शायद मुझे देख रहे थे, शायद हंस रहे थे, शायद मेरी बात सुन रहे थे। तो ये एक चीज़ जो है कि आपको एक तरीका आना चाहिए कि आप उससे मुखातिब हैं। तो ये मशीन नहीं है, आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। और फिर वो जब आपको कहीं मिल जाते हैं ना, हम आपको तब देखते थे, हम आपके तब से फ़ैन हैं, आपने ये प्रोग्राम किया, आपके ये, यानी हमें प्रोग्राम याद दिलाते हैं, हमें वो मौके याद दिलाते हैं। और मैं कहती हूँ कि
उनको भी शाबाश, वो आके बताते हैं। और फिर इसको भी शाबाश और पीटीवी को भी शाबाश कि उन्होंने हमें एक मौका दिया। हमारे घर वालों को भी शाबाश कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल। और तो ये जो लिबरलिज्म और ये ओपन माइंडेडनेस जो होती है वो औरत को भी मजबूत बनाती है। ये ऐसे ही नहीं बन गई थी। बिल्कुल। इनके भाई पीछे भाई हैं, बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए तो उनकी आइडियल है, उनको गाइड कर रही होती हैं। तो ऐसे तो नहीं होता ना, सिर्फ माँ नहीं होती है। उसकी जो क्रिएटिवनेस, उन्होंने कहा कि औरत को कैसे पता चलता है और क्यों वो अच्छी डायरेक्टर बनती है, क्योंकि वो औरत के जज्बात को समझती है। औरत के साथ जो हो रहा होता है और अगर कोई मर्द करता है तो उसको भी समझती है। औरत के साथ जो करती है वो भी समझती है। वो क्योंकि बच्चों को पालती है तो उसको इंसान की फितरत या बच्चों लड़का लड़की के क्या है उनके अंदर, उसकी साइकोलॉजी को जानना ये औरत ही कर सकती है। जी बिल्कुल। और वो जो मल्टीटास्किंग एक औरत कर सकती है ना, कि अपने घर में भी यहाँ काम करते हुए भी एक साइड दिमाग का जो है ना वो सोच रहा है कि घर में ये काम छोड़ कर आएंगे, और वो फिर दोबारा यकीनन आप भी घर में जाती होंगी, आप वर्किंग लेडी दोनों माशाल्लाह से इतना अच्छा आपने वो निभाई अपनी सारी ज़िंदगी, तो आप अपना प्रोफेशनल लाइफ को भी संभाला, अपने घर को भी संभाला, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी, तो बहुत मज़े की बातें हो रही हैं, लेकिन हमारे ब्रेक का टाइम आ गया। हम जा रहे हैं एक छोटू सी प्यारी सी क्यूट सी ब्रेक लेने। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। जी, तो हम वापस आ चुके हैं और जैसे आप जानते हैं कि हम बहुत मज़े की बातें कर रहे थे, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जी मैम, आपने बहुत सारे सुपरहिट ड्रामास दिए हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको कभी कोई फिल्म की ऑफर हुई? हाँ, मारवी के बाद जो है वो मारवी तो इतना पॉपुलर हुआ था। सुल्ताना भी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मारवी पहला सैटेलाइट पर जाने वाला ड्रामा था। जी, सैटेलाइट पे BBC 4 पे, मुझे चैनल 4 पे जो BBC का, जिसे दुनिया भर में देखा गया कि वो पहली दफा हमारा मारवी चला था। और वो आलम था, लोग हंसेंगे कि रोड्स तो खामोश होते थे, लेकिन मारवी परांदा, मारवी चप्पल, मारवी, मतलब इस हद तक वो मासेस में फैल गया था कि लोग अपने बच्चों के नाम रखते थे मारवी, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। नॉट ओनली बच्चे रखते थे, मेरी अपनी पर्सनालिटी पे मारवी का बड़ा एक पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा। तो उस ज़माने में फेम जो है वो बहुत हाइट पे था मेरा। तो मुझे याद है एक अमन मार्च हुई थी किसी चैनल की तरफ से, तो वहाँ पर शमी मारा साहिबा उन्होंने मुझे कहा, अच्छा उन्होंने मुझे कहा था मेरी फिल्म करेंगी, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं फिल्म वाली वो मेरे अंदर वो चीज़ें हैं। उसमें वो दम नहीं था कि मेरी तरह पकड़ के तुम्हें ले जाती। आप कहती तो शायद मैं कर लेती, क्योंकि मुझे पता होता कि आप करवा भी लेंगी। सही। अच्छा जी, तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने टेलीविज़न पर किस तरह के प्रोग्राम्स करने को तरजीह दी है? मुझे सबसे ज़्यादा तो बच्चों के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे। मुझे 25 इयर्स का बेस्ट यानी कि सिल्वर जुबली अवार्ड मिला था, लेकिन उसमें मुझे इतना मज़ा आता था, जैसे ये सब बात कर रहे हैं कि बच्चों को टीच करना दूसरे खूबसूरत तरीके से गेम में, उसी में मैंने बहुत लोगों को इंट्रोड्यूस किया। टीना सानी ने 100 गाने गाए। आप लोगों को शायद बच्चों के प्रोग्राम का पता नहीं है। उसमें अरशद महमूद ने उतनी रिकॉर्डिंग की, कुछ टीना ने गाए, कुछ और, जिसमें जैसे लोगों ने कहा ना माहौल एक बना लेते हैं, तो हम लोग कंपेयरिंग भी वो लोग कर रहे हैं। फिर उसमें मेरा एक भालू होता था जो अरशद महमूद बनता था। एक दफ़ा नहीं वो था तो उसमें टीना सानी घुस गई, भालू का एक पूरा गेटअप होता था जो, तो हमारा माहौल इतना अच्छा था। तो खैर एनीवे, मुझे बच्चों का प्रोग्राम करने का बहुत शौक़ रहा है कि डिफरेंट, जिसमें बच्चे सीखें। आज भी मैं चाहती हूँ, लेकिन उसका कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं मिलता, वरना मैं बच्चों का चैनल शुरू कर रही थी। काफ़ी मुझे दूसरा म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, सभी अच्छे लगते हैं। ड्रामे में मुझे कैरेक्टर्स को निकालना बहुत अच्छा लगता है।
मैंने जो ज़िंदगी गुलजार किया उसमें भी आप देखें कि स्टोरी कुछ भी नहीं थी। आज भी उसका नाम इतना कि इंडिया में, पाकिस्तान में और नेटफ्लिक्स पे वो तीसरी चौथी दफ़ा चला है। वाओ। तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जब आप कैरेक्टर्स को समझ के निकालते हैं ना तो वो। और मैंने आप जैसे उससे पहले बात कर रही थी कि बहुत से आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस किया मैंने। ड्रामों के अलावा की बात मैं करती हूँ कि म्यूज़िक में मैंने बहुत, टीना ने भी एक ही गाना गाया था, उसके बाद मेरे ही सारे उसने किए। नाजिया हसन से मैंने पूरा शोज़ करवा देती थी, और अली हैदर, आबदा परवीन, जुनून ने भी तो उसका किया। हाँ, लेकिन और शाजिया कुछ, तो बहुत से नाम। मुझे लगता है कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है उसकी एक खूबी ये भी होनी चाहिए, मैं ये अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कि उनको पहचानो कि मैं कहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ और मुझे उसमें किस किस्म के लोग चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर ड्रामा सीरियल्स की बात हो रही है, तो ड्रामा सीरियल्स पे मबनी एक शोरील तैयार की है हमारी टीम ने, हम चलकर वो देखते हैं। हाय डैड। हाँ, जीती रहो बेटी। खेल रही थी? शाबाश, सेहत अच्छी रहती। क्यों है राजा, चलता है पिक्चर? नहीं यार, आज तो अपनी जेब बिल्कुल खाली। अरे कमबख्त आहिस्ता से। अरे नामुराद, क्या मेरे सारे वाली नोच डालेगी यार? खुद ही तो सर हिलाए जा रही हो, मैं क्या करूं? अरे तो क्या सिर उतार के तेरे हाथ पे रख दूं? आपने दोस्तों को बुलाया है, आपने सब लोगों को इनवाइट किया, मैं चला। क्लब में? क्या हो गया है आपको खासी? लोगों को चौराहे पे कौन इनवाइट करता है, वो भी खवातीन को? खवातीन भी है? क्यों नहीं बताने चाहते थे? मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूँ जो जरा सी ठेस से टूट जाऊंगी। सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे करे। जिन का कसूर माफ कर देना, पूरा सच ले आया। मंसूर भाई माफ कर दीजिए ना प्लीज। ना शुक्रिया ना माफी। अम्मी पार्सल बना रही हैं, 2-4 दिन में तुम्हें मिल जाएगा। खुदा हाफिज। तुम खुश नहीं हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। भला मुझे और क्या चाहिए था? मोहब्बत, रिफाकत, एक जाने वाला मियाँ जो मुझ पर इतना मेहरबान। मैंने यकीन कर लिया। शादी क्यों नहीं की? कोई मोटा दौलतमंद परिंदा ही नहीं फंसा अब तक। हाँ, शादी सोच समझ के करना। अपनी अम्मा की तरह जज्बाती फैसला न कर लेना बेवकूफी में। आप क्यों आई यहाँ पे? इस तरफ क्यों आई आप? आप कई दिनों से नजर ही नहीं आए। मैं नजर नहीं आया? मुझे क्या नहीं? तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं फौत तो नहीं हो गए। खैरियत पूछने आई हूँ। सलाम मियां जी। वालेकुम सलाम। कौन लोग थे ये? बशीरा था जी। आज फिर इसके डंगर फसलों पे आ गए थे। लोग कुछ ख्याल ही नहीं करते। मैंने सोचा थोड़ा समझा दूं इसे। चोरी की है मैंने। मैं खुद तुझको बताने वाली थी। यही बोल रहे ना कि मेरा एक बेटा भी होवे। हाँ, तो उस पुत्र का एक प्यो भी होगा। उसका होगा तो होगा, मेरा कुछ न लगता। तेरे पुत्र का प्यो तेरा कोई नहीं लगता। आपने कहा था हिरा, तुम्हारी जिंदगी इस जहाद का एक हिस्सा है। मैं ये बात उस वक्त समझ गई थी और अभी समझती हूँ। लौट करना आता तो और तरह का काम होता। आगे हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक बोझ बन गया हूँ। उरूसा के लिए 2 रुपए का रिबन भी चाहिए होता है तो चिट्ठी लिख के भैया के दफ्तर जाती है। अब ये 100 रुपए का खर्रा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? बस करो छोटी। छोटी कभी किसी औरत के दुख को नहीं समझ सकेगी। बीवी बनती, माँ होती तो शायद पता चलता। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। छीन लूं मैं। कितनी बेखबर है तू। अरे छीन लेना तो सिर्फ 100 होता है इंसान का, वरना भैया कोई किसी से कुछ नहीं छीन सकता। मेरी आवाज फैलने के बजाय कहीं खो गई है। नहीं बाबा, नहीं, ऐसी बातें नहीं करो। तुम्हारी आवाज तो नहीं खोई है ना बाबा। आप तो फिर भी चांस की बात कर रहे हैं। मेरा तो वाकई कभी कभी जी चाहता है कि मैं मर जाऊं या अपने आप को मार डालूं। आपको कौन सी चीज रोकती है? ये देगी झाड़ू? हाँ। हाथ तो देखो इसके कितने छोटे छोटे से हैं।
बाजी तुम्हारा दिल ना बिल्कुल पानी की तरह है, और यही करना है इन्होंने सारी उम्र। तख्त पे बिठा के कोई नहीं खिलाएगा इनको। मत करो तुम्हारा अब्बा भी आ जाएगा। ये तो कुलसूम है, ये कोई अब्बा है? अब्बा भी आ जाएगा, फिक्र ना करो तुम। मुझे भी दो ना। फुप्पो नहीं मेरी, मुझे भी दो, मुझे भी दो। मैं भी लूंगा। मत बजा इसे, हमारी झूठ मूठ की इज्जत पर ढक्कन बढ़ा रहने दे। खुदा के वास्ते मत बजा इस कयामत को, लोग सुन लेंगे। और तू क्या कर रही थी? हाँ, जन्म जली लोगों की गालियों से भी जी नहीं भरा तेरा? अरे लोग थूकेंगे हम पर। चल इस पे मैं बात करूँ जरूर। एक एक कैरेक्टर जो आपने देखा, एक एक कैरेक्टर, इतनी अच्छी एक्टिंग, इतना अच्छा ये आजकल नहीं मिलता। जी बिल्कुल। क्योंकि रिहर्सल इतनी हम लोग 8-8 दिन यहाँ रिहर्सल करते थे। पहले रीडिंग, ड्राई रिहर्सल, और उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट रखा जाता था। मैं कहती हूँ कोई एक कैरेक्टर ऐसा नहीं था जिसकी वीक हो। और कैसे कैसे लोग चले गए, क्या खूबसूरत लोग इस दुनिया से चले गए हैं। एक और बात भी ये थी कि उस ज़माने में पीटीवी पे जब काम करते थे तो टीआरपीज़ जो होती थी, रेटिंग हाई होनी चाहिए, हम ये काम कर दें तो एकदम से सेंसेशन क्रिएट हो जाए, वो चीज़ नहीं होती थी। अच्छा। हमें अपना जो गोल होता था, एक ऑब्जेक्टिव सेट होता था, एक स्क्रिप्ट स्क्रूटनिंग होके तैयार होके चीज़ जो आई है, हम उस पर काम करते थे। हाँ, कि जो सब्जेक्ट है, जो चीज़ है, उसमें परफेक्ट करें। मतलब यू पीपल आर सो डाउन टू अर्थ, मतलब कोई एरोगेंस नहीं था, कोई स्टारिज्म नहीं था। आम से इतनी मोहब्बत थी। मैं ये कहूँगी कि ये जैसे वो तो इसने कहा ना कि जी आपकी रेटिंग आ रही है, अब रेटिंग के लिए हम इतनी गलत चीज़ें दिखा देते हैं कि औरत को थप्पड़ मारना तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने टेस्ट डेवलप करना है सोसाइटी का, आपने उस सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं घरों में बैठ के ड्रामास देख रहे होते हैं, उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है उन ड्रामास से। यू शुड बी द टॉर्च बेयरर्स। एक कोई भी जैसे इनके चैनल ने पलट दी, काया पलट दी। लोग इंडियन ड्रामे देखते थे, पलट गए, ओ इतने अच्छे ड्रामे। क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरा रुख दिखाया। जी। तो आप जब एक कोई भी नई चीज़ दिखाते हैं तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि लोगों में वो रजिस्टर ना हो, सिवाय इसके कि आप यानी चैनल वाले जो हैं वो कहे कि जी रेटिंग और रेटिंग और रेटिंग। रेटिंग क्या होती है? आपको माशरे को एक राह भी दिखानी होती है। बिल्कुल। आपको एक नया मौजू जब लेकर आते हैं लोग अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारी ऐसी एपिसोड्स होती थी जिसमें मेरा 1 या 2 सीन होता था और सारी कहानी में नूर मोहम्मद लाशारी साहब, बाप, मदर, उनके कैरेक्टर्स नहीं ऊपर जा रहे होते थे। ठीक है, तो मतलब कहानी के प्ले में भी कहानी पे फोकस किया जाता था। हमारे शो का टाइम भी काफ़ी शॉर्ट हो गया है और आप लोग सब यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले आप लोग, अगर आप मैम कोई मैसेज देना चाहती हैं, आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को मैसेज दे सकती हैं। मैं ज़रूर मैसेज दूंगी। मैं समझती हूँ वो आदमी कॉम्प्लेक्स्ड होते हैं जो अपनी बहनों या उनके टैलेंट को एक जगह मतलब धकेलते हैं कि किसी तरीके से। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, अब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हर लड़की भी उठ के काम करे। बिल्कुल। और तभी हमारा मुल्क आगे जाएगा। बिल्कुल। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिस पे काम हो सकता है, लेकिन अफसोस होता है कि लड़कियां हमारी जो आती हैं, मैं देखती हूँ एडिटिंग में नहीं आ रही हैं, हमारी कैमरा पे नहीं आ रही हैं। इस तरह और सब्जेक्ट में मैं कहती हूँ टिकटॉक पे आ जाते तो कम से कम इसमें भी आ जाओ। और एक औरत बहुत अच्छी एडिटर बन सकती है। हाँ, बहुत अच्छी, उसके पास वो आंख है। आगे बढ़ना है तो अपनी बच्चियों को आगे लेके आना। बहुत शुक्रिया मैम। मैम आप क्या बोलना चाहेंगी ऑडियंस को? इससे मुख्तलिफ तो नहीं बोलूँगी ना। देखिए, आपकी जो माशरे की जो बुनियाद है, ये समझ लेना कि वो सिर्फ मर्द रखता है, ये नहीं चीज़ नहीं है। औरत और मर्द दोनों साथी होते हैं। बड़े बड़े ख़ानदानों की औरतें जो हैं बिजनेस चला रही हैं, अपने कपड़ों के उन्होंने निकाले हुए हैं बड़े बड़े, और वो बड़े घरानों की औरतें हैं, वो गरीब घरों से नहीं आई हैं। तो व्हाट इज दिस, उनमें वो टैलेंट था ना। जी बिल्कुल। तो अब वो घर वाले जो हैं वो उनके नाम से पहचाने जाते हैं। सही बात। वो खवातीन के नाम से पहचाने जाते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए उरूज, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए दोनों माशाल्लाह से मेरी मेंटर्स ने, लेकिन थोड़ा सा उसमें एडिशन ये करूँगी कि ख्वाब देखना जो है वो एक माँ सिखाती है अपनी बेटी को। तो सिर्फ लड़कों को ख्वाब देखना ना सिखाएं कि आपको यहाँ जाना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको ये करना है। एक औरत का फ़र्ज़ है, अगर
चाहे वो घरेलू औरत हो, चाहे उसके कभी कोई ख्वाब पूरा ना हुआ हो, लेकिन वो अपनी बेटी में खुद को देखती है। वो अपनी बेटी को वो ख्वाब देखना सिखाए, उसको फैसिलिटेट करे, घर में जो है वो एक डिस्क्रिमिनेशन ना रखे बेटे और बेटी में, दोनों को सेम मौके दिए जाएं। एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो माँ अपनी बेटी को देती है, शायद वो कोई किसी को नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो आप तीनों मेहमानों का यहाँ तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमारे नाजरीन को दिया, और पाकिस्तान टेलीविज़न की 59 एनिवर्सरी की खुशियों में इजाफा किया। नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की 59 एनिवर्सरी की खुसूसी नशरियात लिए हम कल भी आप लोगों के साथ होंगे, और इस मोहब्बतों के सफ़र में 26 नवंबर तक हम आपके साथ रहेंगे, दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक।